से 20 ठीक है सर रिकॉर्डिंग में चेयर बॉक्स कीजिए बंद करें। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैन यू हियर मी? तो आज का टॉपिक है ईसीजी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो ईसीजी में पहले आप लोगों को कुछ अंदाजा है? हाँ, इसको हटा दें। ईसीजी में क्या देखना होता है? हाउ टू इंटरप्रेट ईसीजी। ठीक है, व्हाट आर दी थिंग्स टू लुक फॉर इन ईसीजी, हाउ टू इंटरप्रेट। ठीक है, तो ये एक ईसीजी है हमारे पास। ईसीजी इज ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इट्स एन इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग ऑफ द हार्ट, जो हम चेस्ट से रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अब जैसे हार्ट में हमारे पास चैम्बर्स हैं 4, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो एट्रिया में भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इसी तरह से वेंट्रिकल्स में भी होती है। तो एट्रियल एक्टिविटी होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेव, और जो वेंट्रिकुलर एक्टिविटी होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो जब एट्रियल और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है तो करंट पैदा होता है, एंड दैट करंट इज रिकॉर्डेड ऑन दी सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जो पी वेव है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है दैट इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और फिर डीपोलराइजेशन के बाद क्या होता है? रीपोलराइजेशन। तो atrial repolarization is masked by the QRS complex, but ventricular repolarization is denoted by T wave. So QRS complex पर जो T wave आती है वो ventricular repolarization होती है। तो एक जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर repolarization का जो होता है फेस, that is represented by QRS complex, PQRS complex। तो हम जो है ईसीजी इंटरप्रेटेड जो करते हैं तो क्या क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ईसीजी जो रिकॉर्ड की गई है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन मींस कि उसका करंट जो है वो वोल्टेज कितने पे उन्होंने रिकॉर्ड किया है, और उन्होंने जो है स्पीड कितनी रखी है। तो नॉर्मल जो स्पीड होती है वो 25 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है। इसी तरह से जो करंट होता है दैट इज 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये आपके दो लार्ज स्क्वायर से ये नजर आ रहा है जो बॉक्स, that is two covering two large squares. So this represents 10 millimeter. 10 millimeter is equal to 1 millivolt. तो ये नॉर्मल स्टैंडर्डाइजेशन होती है ईसीजी रिकॉर्डिंग की। देन यू गो फॉर रेट, क्या रेट कितना है उसका। तो रेट जो है आप देखते हो कि ईसीजी की जाहिर है स्पीड जो है 25 मिलीमीटर एक सेकंड पर सेकंड में होती है। ठीक है, और जो आपका ये लार्ज स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू इसकी जो कितनी होती है 0.5 सेकंड का होता है, सही है। और जो स्मॉल स्क्वायर होता है दैट इज 0.04 का, और ये पूरा जो होता है ये 200 मिली सेकेंड्स का होता है लार्ज स्क्वायर। तो इससे आप जो है एक फार्मूला होता है जिसमें आप जो है अगर लार्ज स्क्वायर बिटवीन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट करते हो, जैसे ये वाला क्यूआरएस इसका आर वेव है और सेकंड का ये आर वेव है। अब इसके बीच में आपको
कैलकुलेट करना है कि कितने लार्ज स्क्वायर है, 1 2 3 4 5, सही है। तो आप 300 से डिवाइड करना होता है, तो 300 डिवाइडेड बाय 5 तो आपको मिलेगा 60 का रेट। तो ये एक रफ सा फार्मूला है रेट कंट्रोल करने उसमें कैलकुलेट करने का। दूसरा जो आप स्मॉल स्क्वायर्स भी ले सकते हैं कि हाउ मेनी स्मॉल स्क्वायर्स आर देयर इन बिटवीन टू आर वेव्स, तो उसमें आपको 1500 से डिवाइड करना है, या उसमें थोड़ा सा एक्यूरेट और एक्यूरेट हमें पता चल जाता है, ठीक है। सो दिस लार्ज स्क्वायर दिस रिप्रेजेंट्स, इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है ये 200 मिली सेकेंड्स का होता है, और अगर आप इसकी वोल्टेज की बात करें तो दिस इज 0.5 मिली वोल्ट का बराबर है ये एक। दूसरा क्या है, आपने देख लिया कि रेट ये है। फिर रिदम सेकंड जो आती है, रिदम क्या है, तो रिदम साइनस होती है, नॉन साइनस होती है। साइनस में एवरी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज प्रेसिडेड बाय पी वेव। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले देखेंगे तो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होती है पी वेव की, तो यहाँ पे इसमें नजर आ रही है, लिमिट 2 में नजर आती है अच्छी सी, ठीक है। तो एवरी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज प्रेसिडेड बाय पी वेव, पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो दिस इज द साइनस रिदम। अगर ये नहीं है तो फिर हमें कुछ और लिखना होता है। सो सेकंड हो गया रिदम। जो थर्ड होता है दैट इज एक्सिस। एक्सिस क्या है, नॉर्मल एक्सिस, लेफ्ट एक्सिस, राइट एक्सिस, एक्सट्रीम एक्सिस, चार किस्म के एक्सिस डिवीजन होते हैं। तो इसी चीज में अगर हम देखें तो, और एक रूल ऑफ थंब है कि आपको लिम्ब लीड्स देखनी है, लिम्ब लीड 1, लिम्ब लीड 2 और एवीएफ। यूजुअली हम लिम्ब लीड 1 और 2 देखते हैं। अगर लिम्ब लीड 1 और 2 दोनों अपवर्ड है तो दिस मीन्स दिस इज ए लेफ्ट नॉर्मल एक्सिस है। अगर आपकी लिम्ब लीड 1 अपवर्ड है, लिम्ब लीड 2 डाउनवर्ड है, देन दिस इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और इसी तरह से अगर दोनों डाउनवर्ड है तो दिस इज ए, और आपकी लिम्ब लीड 1 जो है डाउन है और लिम्ब लीड 2 ऊपर है, दिस इज राइट एक्सिस, और दोनों डाउन है तो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। तो इसमें आपका देखें तो लिम्ब लीड 1 इज डाउनवर्ड, लिम्ब लीड 2 इज अपवर्ड, सो दिस इज द राइट एक्सिस डेविएशन। तो एक्सिस इसमें शिफ्ट है। अब आपको देखना है कि पी आर इंटरवल कितना है। पी वेव नजर आ रही है, एवीएफ में देखें, लिम्ब लीड 2 में देखें तो नजर आती है पी वेव छोटी सी है मगर आ रही है पी वेव। और पी आर इंटरवल आपका जो है स्टार्ट ऑफ द पी वेव टू स्टार्ट ऑफ द क्यू वेव, ये आपका ड्यूरेशन 200 मिली सेकेंड होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें पी आर इंटरवल भी वैसा ही है, नॉर्मल है। देन आप आते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पे। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से नैरो, इसकी भी ड्यूरेशन 120 मिली सेकेंड से कम होनी चाहिए, ठीक है। और आप ये देखें तो सब में 200 जो है 120 से कम है, मतलब बिल्कुल ही एक लार्ज, मतलब हार्डली एक या दो आपके स्मॉल स्क्वायर को ऑक्यूपाई कर रहा है। और आर वेव भी अगर हम वोल्टेज देखें तो आर वेव की हर जगह पे आपकी इट्स नॉट मोर देन 3 लार्ज बॉक्सेस, इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज भी नहीं है, और नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है इसमें। और आपको देखना है कि कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अब क्यू वेव देखें कोई कहीं पे नज़र आ रही है तो 1 में नज़र आ रही है, मगर इससे स्मॉल क्यू वेव लिम्ब लीड 3 में स्मॉल आती है, तो ये नॉर्मल वेरिएंट है, कोई ज़्यादा इतनी नहीं है। बड़ी क्यू वेव कब होती है, जब आप उसकी आर वेव देखें तो उसके आर वेव के 1/3 से ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी उसमें, तो there's no any एबनॉर्मल क्यू है जो नज़र आ रही है, जो नॉर्मल आपको मिल सकती है। इसमें 1 में है और आपके 2 है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का जो फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होती है दैट इज क्यू वेव, फर्स्ट अपवर्ड डिफ्लेक्शन इज आर वेव, एंड जो सेकंड डाउनवर्ड होती है डिफ्लेक्शन दैट इज एस वेव। तो एस वेव यहाँ पे कहीं पे भी आपको इतनी कोई सिवाय एवीआर के बाकी हमें एस वेव जो है, और बाकी ये कि आपकी एस वेव नॉर्मली आपका V2 V3 में मिल सकती है,
मगर V5 V6 में एस वेव एबनॉर्मल होती है। इसी तरह से लिमिट 1 में भी एस वेव इतनी बड़ी नहीं मिलनी चाहिए, ABL में मिल सकती है आपको। तो ये QRS कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर ये कि आप ST सेगमेंट, एस वेव्स की एंड से T वेव की शुरुआत में, ये ST सेगमेंट हमें देखना होता है कि ये कैसी है। ST सेगमेंट एलिवेशन तो नहीं है। और J पॉइंट क्या है कि जहाँ पे आपकी R वेव आके नीचे अगर एस वेव नहीं है और आर वेव आती है तो ये एस वेव की और एस टी सेगमेंट की जो ये जंक्शन है दैट इज कॉल्ड जे पॉइंट। अब ये इसमें हमें एक देखना है कि आइसोइलेक्ट्रिक लाइन क्या है। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जो बिल्कुल बेस लाइन होती है जिसको हम लेते हैं और दैट इज टीपी सेगमेंट, एंड ऑफ द टी टू स्टार्ट ऑफ द पी। इसको देखते हुए हम फिर इसको एलिवेशन को देखते हैं क्योंकि एलिवेशन तो नहीं है। अगर हम इसमें देखें तो ये टीपी सेगमेंट है तो माइल्ड एलिवेशन लग रही है हमें, मगर ये वाली एलिवेशन आप देखें तो ये 2-3 एवीएफ में भी नजर आ रही है, फिर यहाँ पे आपको कहीं नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो 2-3 एवीएफ में एसटी एलिवेशन। अब ये एसटी एलिवेशन हमें देखना है कि इज दिस पैथोलॉजिकल और समथिंग एल्स। कभी कभार अर्ली रिपोलराइजेशन जो होती है उसमें भी इस तरह की चेंजेस आती हैं, तो उसमें आपको एक तो हिस्ट्री पेशेंट देगा कि वेदर ही हैज पेन और नॉट, चेस्ट पेन। दूसरा जो है वो आपको इसमें रेसिप्रोकल चेंजेस हैं कि कहाँ जहाँ पे आपको एसटी एलिवेशन होगी पैथोलॉजिकल तो वहाँ पे आपको रेसिप्रोकल जो होती हैं वो अपोजिट रीजन के जो लीड्स होती हैं उसमें आपको एसटी डिप्रेशन मिलेगा। तो आपको 1 AVL में कहीं एसटी डिप्रेशन मिलनी चाहिए, आपको यहाँ V5 V6 या V1 V2 V3 कहीं पे भी आपको रेसिप्रोकल चेंजेस मिलनी चाहिए जो कहीं पे भी हमें नजर नहीं आ रही। सो दिस इज द अर्ली रिपोलराइजेशन। तो एक्सेस शिफ्ट है, अदरवाइज नॉर्मल साइनस रिदम है। और आप देखें तो 1 और AVL दोनों में टी। अब देखें एसटी सेगमेंट के बाद क्या है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकती है। आइसोलेक्ट्रिक लाइन से आपको देखना है। दूसरा जो है टी वेव जो है आपकी नॉर्मल जो होती है दैट इज मे बी आपकी जो है तकरीबन 5 mm तक टी वेव की जो है वो हाइट हो सकती है, मगर ये जितनी ब्रॉड और टॉल होंगी 5 mm से तो वो पैथोलॉजिकल हो सकती है। यहाँ पे अपवर्ड होती है टी वेव, देखें सब में प्रीकॉर्डियल लीड्स में अपवर्ड है। सो दिस इज नॉर्मल मॉर्फोलॉजी। मगर ये कि 1 AVL में आपकी टी वेव इन्वर्जन है तो ये नॉन स्पेसिफिक भी हो सकती है। अगर आपकी टी वेव जो है वो 0.5 मिली वोल्ट से छोटी है या 1 to 2 मिली वोल्ट है, डाउनवर्ड डिप्रेशन है, तो दिस कुड बी नॉन स्पेसिफिक, दिस कुड ड्यू टू लीमिया। मगर वो आपको फिर क्लिनिकली कोरिलेट करना होता है पेशेंट को देख के और हिस्ट्री लेके, और फिर और एडजेक्टिव चीजें करनी होती हैं, कार्डिक बायोमार्कर्स भी देखने होती है। तो ये गॉट अनदर इशू। इसमें भी आपको वही स्कीम लगानी है कि पेशेंट के पहले स्टैंडर्डाइजेशन देखनी है, स्पीड देखनी है। जैसे ये नॉर्मल स्टैंडर्डाइजेशन 10 मिलीवोल्ट पे ली हुई है, स्पीड इसकी 25, जो एसीजी होती है उस पर आपको स्पीड की वो ऑप्शन आता है, और पेपर जो होता है उसमें भी ईसीजी होती है स्पीड। अब ये कि आप देखें रिदम, इसके रेट क्या है। रेट इज अब रेट जो रिदम होती है उसमें देखते हैं कि रिदम रेगुलर है या इरेगुलर, उस हिसाब से हम रेट कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो रिदम है दैट इज इरेगुलर रिदम। ये देखें आर वेव के बीच में यहाँ पे ड्यूरेशन कितना है, और फिर ये आर वेव के इसके बीच में देखें तो एवरी कॉम्प्लेक्स है डिफरेंट ड्यूरेशन के बाद वो आ रहा है। तो दिस इज इरेगुलरली इरेगुलर रिदम। तो इसमें रेट कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है, और दिस इज रिदम इज एट्रियल फिब्रिलेशन। अब इसमें आप 30 सेकेंड्स की मतलब 6 सेकेंड्स की आप स्टेप्स लेंगे। 6 सेकेंड्स कितने होंगे, आप 30 लार्ज स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 30 लार्ज स्क्वायर लेंगे तो आपको 6 सेकेंड्स की स्ट्रिप मिलेगी। ठीक
ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 21 2 23 25 26 30 यहाँ तक। तो यहाँ से आप जाएं, कितने कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 जो है ना ये आ रहे हैं इसमें कॉम्प्लेक्सेस 30 सेकंड में। तो 18 से फिर ये कि 30 सेकंड और 30 जो है वो 6 सेकंड्स की आपने स्ट्रिप ली और उसमें 30 लार्ज स्क्वायर होते हैं और उसको आप 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपको 1 मिनट का रेट मिलेगा। 18 10 जा 180, तो तकरीबन अराउंड इसका 180 का रेट है। दिस इज दी अनदर मेथड टू कैलकुलेट रेट इन केस ऑफ इरेगुलर रिदम। अगर रिदम रेगुलर है देन वही आपको दोबारा जाना है कि 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स और 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स। इरेगुलर रिदम है देन यू हैव टू कैलकुलेट 6 सेकंड स्ट्रिप्स। उसमें देखना है कि कितनी आपकी नंबर्स आ रहे हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस से, देन मल्टीप्लाई विद दी 10। So this is the irregular rhythm atrial fibrillation है, क्योंकि कोई पी वेव नजर नहीं आ रही, रेट इसका अराउंड 180 है। और उसके बाद आप इसकी एक्सिस देखें तो लिम्ब लीड 1 और लिम्ब लीड 2 में दोनों में अपवर्ड जो है वो है डिफ्लेक्शन, देन दिस इज द नॉर्मल एक्सिस। उसके बाद देखें तो क्यों पी वेव तो है नहीं, पी आर की बात ही खत्म हो गई। क्यों जो आर आर इंटरवल है वो वेरी कर रहा है, फिक्स नहीं है। और फिर ये कि आप देखें तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज नैरो और वाइड नहीं है, और क्यू आर एस जो है कॉम्प्लेक्स है उसकी जो वोल्टेज है वो उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस जो है उसकी मे बी समटाइम वी कॉल इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट्स। अगर किसी को पेरिकार्डियम हो तो उसमें आ सकता है। तो और दूसरा ये कि पोजीशन अगर हार्ट की चेंज हो रही है तो उसमें भी आ सकता है। सो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, इतना हार्ट रेट भी तेज है, हो सकता है जिसको कुछ हो सकता है कुछ ना हो। ठीक है, तो नॉर्मल जो है वाइडनिंग है क्यूआरएस की, और टी वेव भी नॉर्मल आ रही है, कोई आपको एबनॉर्मल क्यू वेव नजर नहीं आ रही है। तो दिस पेशेंट हैज गॉट, और आप हमेशा आपको नोट करना है कि एवीआर जो है आपकी वो हमेशा डाउनवर्ड होती है, अपवर्ड उसमें नहीं होती। आर वेव बड़ी नहीं होगी उसकी, हमेशा एस वेव बड़ी होती है एवीआर में। उसको देखते हुए आप डिसाइड करते हैं कि ये जो लिम्ब लीड्स हैं ये सही लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, या फिर किसी को अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया है देन यू कैन गेट एवीआर एसटी एलिवेशन, या फिर किसी को अगर वीटी है तो उसमें अपवर्ड आपको एवीआर पॉजिटिव मिल सकती है, अदरवाइज नॉर्मल में ये नेगेटिव मिलती है। ठीक है, सो इन दिस केस रिदम इरेगुलर, एट्रियल फिब्रिलेशन और बाकी क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है। एसटी सेगमेंट कोई इतनी खास डाउनवर्ड डिप्रेशन नहीं है, ना ही एलिवेशन। आप देखिए यहाँ पे टी वेव जो है वो उसकी भी मॉर्फोलॉजी ठीक है, क्योंकि इतनी रेट ज्यादा है तो इतना अच्छा टी वेव की शेप बन नहीं रही। ओके, कोई सवाल अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा यू कैन आस्क मी, चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं। दिस इज अनदर ईसीजी। अब इसमें भी वही आपको नॉर्मल स्टैंडर्डाइजेशन है और रेट आर आर इंटरवल जो वेरी नहीं कर रहा, फिक्स है, तो आप सिर्फ लार्ज स्क्वायर्स कैलकुलेट कर लें एंड देन डिवाइड विद दी 300। तो ये तकरीबन आपका 4 लार्ज स्क्वायर आ रहे हैं, तो ये तकरीबन आपका जो है रेट कितना बनना है, इज 75 रेट है इसका। रिदम क्या है देखना पड़ेगा कि पी वेव आ रही है नहीं। लिम्ब लीड 2 में देखें तो देयर आर सॉटूथ
आपने सा देखा है, सा जिससे लकड़ी काटते हैं, ये टिपिकल सा टूथ अपीयरेंस है, ये आ रही है। और दिस इज एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर है और उसको फिक्स्ड वेरिएबल ब्लॉक नहीं है, फिक्स्ड रेट पे वो कंडक्ट हो रही है। सही है, 3 एट्रियल 4 जो है वो आपकी एट्रियल कंट्रैक्शन आती है, देन देयर इज ए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज दी एट्रियल फ्लटर। रेगुलर होता है एट्रियल फ्लटर, रेगुलर भी हो सकता है मगर यूजुअली रेगुलर होता है। तो रेट हो गया, रिदम होगी। अब पी आर इंटरवल पे आप कमेंट नहीं करेंगे कि दिस इज एट्रियल फ्लटर। फिर ये कि क्यू वेव आप देखें कहीं पे एबनॉर्मल तो नहीं नजर आ रही है, तो कहीं पे क्यू वेव हमें नजर नहीं आ रही। आर वेव और एक्सिस आप देखें तो इसके एक्सिस नॉर्मल है, 1 2 में दोनों में अपवर्ड है, एवीआर में डाउनवर्ड है। इसी तरह से आप चाहेंगे तो यहाँ पे अब आर वेव आपकी V1 V2 V3 में नजर नहीं आनी चाहिए, मगर दिस केस देयर इज ए टाइनी आर वेव इन V1, देन देयर इज ए आर वेव इन V2, जो इसको कहते हैं RBB, राइट बंडल ब्रांच लॉक। आर वेव अगर V1 में आ जाए अलॉन्ग विद एस वेव एंड देन आर वेव, पहले आर आई फिर ये डिफ्लेक्शन नीचे आई एस वेव की, और इसी तरह से ये आर वेव बढ़ी फिर एस वेव देन अपर डिफ्लेक्शन। तो दिस इज दी आरबीबी, मगर ये के इनकम्प्लीट आरबीबी है, कोई इतना वाइड नहीं है इसका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देखें तो दिस इज नैरो क्यूआरएस, कोई एसटी डिप्रेशन नहीं है ना एलिवेशन है, और आपकी जो टी वेव है दैट इज of normal morphology. So this rhythm is atrial flutter, कोई ब्रेडिकार्डिया नहीं है, टेकिकार्डिया नहीं है, रेट जो है 75 का है, मगर देयर इज a rhythm disturbance, rhythm abnormality. This is atrial flutter with fixed conduction. यहाँ पे देखें, so there is a ECG जिसमें आपको नजर आ रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन देखें, दिस इज नॉर्मल स्टैंडर्डाइजेशन 10 मिलीवोल्ट 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मिलीवोल्ट पे लिया हुआ है। स्पीड अभी सेम है। अब ये कि इसमें आप देखें सो रेट क्या है, अगर आप लार्ज स्क्वायर गिनेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 7 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन आपका रेट कितना बनना है, 42 43 इस तरह बनना है। सो दिस इज दी ब्रेडिकार्डिया। अब ब्रेडिकार्डिया कौन सा है, सो एवरी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज प्रेसिडेड बाय पी वेव। पी वेव आती है फिर क्यूआरएस आता है, पी वेव आती है यहाँ पे देखें, पी वेव क्यूआरएस पी वेव क्यूआरएस पी वेव क्यूआरएस। सो दिस इज दी साइनस रिदम, साइनस ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। तो ये ब्रेडिकार्डिक पेशेंट है। अब ये कि आप देखें तो पी आर इंटरवल नॉर्मल है इसका, पी आर इंटरवल यहाँ से आप देखें तो दिस इज लेस देन 200 मिली सेकेंड, क्योंकि एक लार्ज स्क्वायर आपका 200 मिली सेकेंड से कम होता है उसका। सो दिस इज दी लेस देन 200 मिली सेकेंड, सो दिस इज दी साइनस ब्रेडिकार्डिया। एक जो दूसरी चीज है, अब एक्सिस देखें तो 1 और 2 में दोनों अपवर्ड है, नॉर्मल एक्सिस, और एस टी डिप्रेशन नहीं है। बस ये कि अगर V1 से V3 तक देखें तो इनमें टी वेव इन्वर्जन आ रही है V1 से V3 तक। दिस कुड बी नॉर्मल, दिस कुड बी एबनॉर्मल, सो नॉन स्पेसिफिक चेंजेस भी कह सकते हैं हम इसको। अब ये कि इसमें आप देखें तो क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है उसकी आर वेव या एस वेव की आप हाइट देखें सब में, तो लिम्ब लीड में इट इज नॉट इक्वल टू 5 मिलीवोल्ट। लिम्ब लीड में अगर आपकी क्यूआरएस जो हाइट है दैट इज लेस देन 5, और अगर आपकी प्रीकार्डियल लीड्स में लेस देन 10 mm है, देन it is labeled as a low voltage QRS complex. ये इसमें low voltage QRS complex है, तो this patient might have any abnormality which is
जो है आइदर देयर इज ए मायोकार्डियल एब्नॉर्मलिटी, स्टोरेज डिजीज हो सकती है, सार्कोइडोसिस वगैरह, या फिर दिस पेशेंट में हैव pleural effusion, thick chest, or anything which is intervening the electrical current from migrating heart to the surface. तो इलेक्ट्रिकल करंट के बीच में कोई रुकावट आ रही है जो बाहर नहीं, तो न्यूमोथोरेक्स भी हो सकता है, और उसको जो है कोई इफ्यूजन भी हो सकती है, पेरिकार्डियल भी है, या फिर ये कि कोई स्टोरेज डिसऑर्डर, मायोकार्डियल सीएमपी कोई हो सकती है, जैसे अमिलोइडोसिस हो गया, सार्कोइडोसिस हो गया, उसमें भी आपको सिमाल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल सकते हैं. सो दिस पेशेंट हैज गॉट sinus bradycardia along with low voltage QRS complex. अब ये ECG है, इसमें आप लोगों में से कोई इंटरप्रेट करे क्या नजर आ रहा है इसमें? इसमें हम चैट बॉक्स कैसे शेयर कर सकते हैं इससे? हाँ, सही. What do you see in this ECG? कोई भी आप अपना इसमें लिखें क्या है? Anybody can comment on this ECG. ECG में कोई कमेंट करें? सो गए क्या? हाँ, आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक है. रिदम नॉर्मल है, मतलब क्या नॉर्मल है? नॉर्मल साइनस रिदम होती है, ठीक है. और क्या है? रिदम इज ए साइनस एवरी पी वेव. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में देखें, उससे पहले पी वेव नजर आ रही है. इसमें देखें, ये रिदम स्ट्रिप होती है जो लास्ट में दी होती है ना, तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये पी वेव है, ये पी वेव है, ये पी वेव है. तो एवरी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उससे पहले पी वेव आ रही है. सो दिस इज ए नॉर्मल साइनस रिदम. अब रेट कितना है? रेट इज अराउंड 100. गुड. 100 बीट्स पर मिनट है. आपने 3 देखा, 3 से लार्ज स्क्वायर्स हैं, तो 100 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा रेट. आप बताएं एक्सिस क्या है इसकी? एक्सिस शिफ्ट है या नहीं है? एक्सेस के लिए आपको लिम्ब लीड 1 2 में देखना है. अगर क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी में देखेंगे, अगर उसका आर वेव दोनों में अपवर्ड है और बड़ी है, तो ये नॉर्मल एक्सेस है. सो दिस इज द नॉर्मल एक्सेस. गुड. हफ्सा अली. तो दिस इज ए नॉर्मल एक्सेस, ठीक है. सबसे पहले जो हमने इसी देखी थी, उसमें लिम्ब लीड 1 जो है नेगेटिव थी, 2 पॉजिटिव थी. सो दैट वाज ए राइट एक्सिस डेविएशन. अगर आपकी लिम्ब लीड 1 डाउन है और
लिम्ब लीड अप पे, 1 अप है और 2 डाउन है, देन दिस इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल एक्सिस डेविएशन है, कोई डेविएशन नहीं है। अच्छा, और क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी कैसी है? टी वेव पे कमेंट करें। पीआर इंटरवल कैसा है? प्रोलॉन्ग तो नहीं है? सो क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी इज नॉर्मल, कोई इतना वो नहीं है, एलिवेशन कहीं पे भी नजर नहीं आ रही, ओके। और अब देखें तो 2-3 एवीएफ में एसटी एलिवेशन थोड़ी सी नजर आती है, दैट इज 0.5 की, मगर ये कि इसकी भी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए कि कोई रेसिप्रोकल ईसीजी जो लिम्ब लीड्स होती हैं, जैसे 2-3 एवीएफ है तो उसकी रेसिप्रोकल 1 एवीएल और बाकी प्रीकॉर्डियल में, तो यहाँ पे कोई रेसिप्रोकल चेंजेस नहीं है। एसटी एलिवेशन की रेसिप्रोकल क्या होती है? एसटी डिप्रेशन, तो इसमें कहीं पे भी नजर नहीं। सो दिस कुड बी अर्ली रिपोलराइजेशन, कोई नॉन स्पेसिफिक सी चेंजेस हैं। फिर आपको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि इस पेशेंट की आपने हिस्ट्री लेनी है, अगेन व्हाट इज एज, कोई रिस्पेक्टर्स तो नहीं है, कार्डियक बायोमार्कर्स पे जाना है। सो दिस इज द एसटी एलिवेशन, सटल सी चेंजेस हैं, मगर ये कि दीज आर नॉन स्पेसिफिक सी चेंजेस हैं। अगर एक और चीज है यहाँ पे ना, यहाँ पे आप देखें तो 2-3 एवीएफ में एसटी एलिवेशन तो है, मगर आप टीपी सेगमेंट के हिसाब से देखें तो पीआर इंटरवल जो है उसमें पीआर सेगमेंट जो है दैट इज डिप्रेस्ड। तो पीआर जब डिप्रेस होती है तो दिस इज कॉल्ड नकल साइन। पीआर देखें, ये देखें पीआर सेगमेंट डाउन है, so this PR segment depression is specific of pericarditis. So this patient might be suffering from pericarditis. Pericarditis की जो चेंजेस हैं वो इसी तरह से होती हैं कि उसमें PR सेगमेंट डिप्रेस हो जाता है, so this is PR depression. और T wave की morphology is normal. So this is the final ECG। और ये कि हम कोई और सवाल, कुछ चीज समझनी हो, चीजें पिक तो कर रहे हैं आप लोग, मगर ये कि ईसीजी फर्दर हमें ईसीजी में और भी चीजें देखनी है, नेक्स्ट में फिर हम फर्दर उसको एलाबोरेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। हाँ, नहीं वो इतनी नहीं है। जे पॉइंट अगर आप देखें ना तो V1 में तो ये टी वेव इन्वर्जन है, V2 में आप देखें तो यहाँ पे लगता है, मगर ये कि कभी कभार आपके मेल पेशेंट है, यंग एज है, तो उसमें V2 में थोड़ी सी होती है एलिवेशन, दैट इज नथिंग एबनॉर्मल, ओके। सो थैंक यू ऑल फॉर योर अटेंशन, और नेक्स्ट में हम जो है फर्दर इसको एलाबोरेट करेंगे, इसी चीज को फर्दर चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। समझ में आया ना या नहीं आया समझ में? आज तो मैंने बहुत ही स्लो और वो पढ़ाया कि कुछ आपको जो रियल ईसीजीज होती हैं उस पर ही आपको समझने में जो है चीज़ें कुछ आती है, कि आप जितनी रियल ईसीजीज पढ़ेंगी और उसको यही प्रैक्टिस आप रिपीट करते रहेंगे तो फिर आती रहेंगी चीज़ें।